नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी सीबीटी 1 में क्वेश्चंस आए थे आर्टिकल से रिलेटेड उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ला चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, बाद में वो वीडियो, लेकिन ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में किस टाइप के और कहाँ तक के कितने डीप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसी टाइप से जो आपका आगे होने वाला ग्रुप डी है या फिर रेलवे एनटीपीसी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए, ये वीडियो किस-किस को देखना चाहिए अगर मैं बोलूँ कि ये सभी को देखना चाहिए जो कि न्यू हैं, प्लस जो ऑलरेडी पॉलिटी या फिर अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है, अनुच्छेद नहीं देखे हैं आपने पहले, या फिर आपने पॉलिटी स्टार्ट नहीं किया है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ामिनेशन में आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। उसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आ सकते हैं, ये पता करने के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने पहले से भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मार्जिन से आप बाहर हैं, या फिर एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आपने स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कितने लेवल पर हैं और आप पे इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो इस वीडियो में हम 5 से 21 जून के बीच में जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन्स हैं, जो आर्टिकल से संबंधित आए हुए थे, भारतीय संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको वीडियो बहुत ही जल्दी देखना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको मैं कोई फालतू बात करता हूँ या फिर कोई काम की बात नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो। लेकिन कोशिश करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखें, मेन क्वेश्चंस देखें, और कुछ अगर मैं कुछ नई चीज़ उसमें बताऊँ तो वो भी आपको देखना है। फिर आपको टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स आर्टिकल्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 19 से, तो अब आपको आर्टिकल 19 के बारे में नोट्स नहीं बनाने हैं। वो तो आपको पढ़ना है, वो आप बुक से पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तब आपको नोट्स बनाना है। लेकिन अभी आपको उन टॉपिक्स के नोट्स बनाना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं, राष्ट्रपति से, फिर क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जितनी भी भाषा संबंधित अनुच्छेद होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक नोटबुक में, आपको एक डायरी में उन टॉपिक्स को लिखना है जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर उनको आपको लक्ष्मीकांत से या फिर आप जो भी प्रेफ़र करते हैं, वहाँ से कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको एक इनसाइट मिल जाएगा कि आपको कौन-सी चीज़ें छोड़नी है। आपको हर एक आर्टिकल नहीं रटना है, 395 आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में। आपको 1 से लेके 51 तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति से, फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ, मतलब कुछ ही मेन-मेन जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका कैग, सीएजी, उससे क्वेश्चन्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं। पर मतलब इस प्रकार से अगर आप टॉपिक्स लिखेंगे तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर, ये तो हम कर चुके थे। तो यहाँ से हम 25 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर चुके थे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज के पार्ट 2 का। तो व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स माइनॉरिटीज़? तो देखो, माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक होते हैं, तो भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद इन अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30, पहले तो आंसर बता दूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 29 और जो 30 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों ही अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में किस प्रकार की भाषाई अल्पसंख्यक या फिर जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, किस-किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो ये आपको खुद पढ़ना है और उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। आर्टिकल 29 और 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान के, क्योंकि ये इन्हें, मतलब अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा से संबंधित जो संस्थान होते हैं, उन्हें स्थापित करने की बात करते हैं। फिर दूसरा है जो दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डायरेक्टिव्स? जब भी डायरेक्टिव शब्द आता है, इसका मतलब होता है निर्देश, और निर्देश की बात जब भी आएगी तो किस पार्ट की बात होगी? पार्ट 4 की बात होगी, जिसमें होते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपको बताना है कमेंट करके कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की कितनी से लेके कितनी अनुच्छेद तक इनका प्रावधान किया गया है। मतलब मैं ही बता देता हूँ आपको, 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को की परिभाषा दी गई है या फिर की प्रावधान किए गए हैं। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि इस 47 आर्टिकल में दिया हुआ है कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या करना है सरकार को? सरकार को लोगों के जीवन जीने का जो मापदंड है या फिर जो मानक हैं, उनको बढ़ाने की काम करने पड़ेंगे, जिनमें कि पोषण, पहला है पोषण, न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में। पोषण अच्छा करना पड़ेगा लोगों का। और दूसरा है आपका कौन-सा? दूसरी चीज़ है आपकी हेल्थ।
पोषण और स्वास्थ्य के लिए काम करेगी सरकार। इसमें निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 47 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि डीपीएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि मेरे जो सीबीटी 2 मैंने एग्जाम दिया था एनटीपीसी का, जो अभी 13 अक्टूबर को हुआ था, उसमें भी डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया था जो आर्टिकल से रिलेटेड था। तो डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर हर एग्जाम में रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आपको जितने भी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग एनटीपीसी देने वाले हैं 2026 का, या फिर अभी भी जिसका यूजी लेवल का सीबीटी 2 रह गया है, उनको इन आर्टिकल्स को करके रखना है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246। अब देखो अनुच्छेद 246 जो है ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि किस भाग में है। तो भाग पता करने के लिए लक्ष्मीकांत की एक इमेज दी हुई है, एक टेबल दी हुई है जिसमें कि उन्होंने पूरे भाग और जितने भी भागों में जो भी चीजें दी गई हैं उनके मुख्य विषय और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, मतलब ये गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। तो वो टेबल आपको अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकानी है। तो मैंने तो ये, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो अब नहीं लगाता हूँ मैं, लेकिन अगर आप शुरुआती चरण में हो अपनी तैयारी के, तो जो भाग वाली टेबल है मैं बता रहा हूँ पहले क्या दिया होगा। आपको भाग लिखना है, भाग 1, 2, फिर भाग लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है विषय, कौन से विषय हैं। जैसे कि भाग 1 में क्या है, राज्य और भारत, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, यही है ना, भारत और उसकी राज्य क्षेत्र। फिर दूसरे में है हमारी नागरिकता, फिर तीसरे में है अधिकार, फिर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, तो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक। तो ये वाली टेबल आपको क्या करनी है, अपने सामने चिपका लेनी है। तो इससे क्या होगा कि जब कुछ इस टाइप के आर्टिकल आएंगे जो कि हम सीधे से सीधे नहीं पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट आप अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 246 में बात की जा रही है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये बात हो रही है यहाँ पर जो विधायी राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध होते हैं, वहां से क्वेश्चन आया है। और आर्टिकल 246 कहता है कि जो राज्य सरकार है, सॉरी संसद है, संसद मतलब केंद्र सरकार, केवल यूनियन लिस्ट के लिए ही, मतलब यूनियन लिस्ट पर 100% एक्सक्लूसिव पावर है उसके पास कि वो लॉ बना सकती है। जबकि स्टेट लिस्ट आप सभी को पता है कि राज्य केवल उसमें क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जबकि कनकरेंट लिस्ट जो होती है, कौन करेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है, इसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। इसमें दोनों ही लोग, मतलब कि राज्य भी और केंद्र भी दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनियन लिस्ट की, तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, मतलब अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन डीपीएसपी से अभी तक, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आ चुके हैं। मतलब 30 क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डीपीएसपी से हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए कि आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स रट लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 43 बी पूछा है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर बात हो रही है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसको किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 97वां संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। बहुत ही याद रखने योग्य बात है क्योंकि 96 से लेके अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, शायद 106वां हो गया है ना, 106वां, हाँ। तो ये आपको पता होने चाहिए कि पूरे के पूरे संविधान संशोधन में क्या चीजें जोड़ी गई हैं। तो 97वां संविधान संशोधन है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जोड़ा गया था और उसके प्रमोशन के लिए 43 बी अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट दी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। मैंने पहले भी बताया था कि इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें, और इसमें काफी क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से पूछे गए हैं, जो लैंग्वेज या फिर भाषा संबंधित अनुच्छेद हैं वहां से पूछे गए हैं। तो आपको ये वाला जो पार्ट है जिसमें कि भाषा से संबंधित आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बहुत ही ढंग से पढ़ना है। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था अनुच्छेद 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 7 का क्यूब भी बोलते हैं। तो मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना अपन, 7 का क्यूब क्या है, 343। ये 343 बात करता है कि भारतीय संविधान में जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मतलब राजकीय भाषा है, वो माना जाएगा। राजकीय और राष्ट्रभाषा में बहुत अंतर है। राजकीय भाषा का मतलब होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो सरकारी कामकाज है उसमें हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है या फिर इंग्लिश का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो राष्ट्रीय बात होती है, राष्ट्रीय शब्द, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सबसे पहले दिमाग में आपकी बहुत क्लियर होना चाहिए कि भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है या फिर राष्ट्रीय पशु होता है, वैसी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। और ये सही भी है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती इतने बड़े देश में, क्योंकि भारत एक अलग-अलग भाषाओं बोले बोली जाने वाला एक राज्य है। तो इसलिए यहाँ पर क्या वो वाला सिस्टम नहीं हो सकता कि केवल एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना सकें। तो उसका विरोध करेंगे साउथ इंडियन। तो यहाँ पर बोला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजकीय भाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर होगा 344। ये आपको याद कर लेना है। 343 में क्या है? हिंदी एक राजकीय भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट। तो अब आपको क्या करना है, भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको
कहीं पर लिख लेना है स्पेशली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और अभी भी आगे एक दो क्वेश्चन आपको टकराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट पावर टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ कम्स अंडर। अरे भाई, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, इसको बोलते हैं आई लव यू। इसको बोलते हैं क्या, 1/4 आई लव यू। ये कौन बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बोलता है कि मुझे किसी चीज पर सलाह चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है ओके, मैं तो तुम्हें सलाह देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट तैयार है सलाह देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति कैसा है, उस लड़की की तरह है जो उसे मानने या ना मानने के लिए, या फिर फीमेल फ्रेंड की तरह है जो उसे मानने या ना मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मतलब अगर उसको चाहिए होगी सलाह तो लेगा, नहीं चाहिए होगी तो नहीं लेगा। तो ये याद रखना है 143, यहाँ पर 14 से मतलब है LOVE और यू से मतलब 3, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये रट के बैठना है आपको, आर्टिकल 143। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और प्रीवियसली भी ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको कभी भी ये टकराया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको कि सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, कैंसिल कर सकता है। और आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि हाल ही में इस अनुच्छेद का उपयोग भारतीय राष्ट्रपति ने किया है, चूंकि हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बहुत लंबी लिस्ट की, शायद 14 क्वेश्चन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, अगर मुझे थोड़ा सा याद है। कुछ कम बड़ हो सकते हैं लेकिन बहुत ही करंट की न्यूज़ है। तो ये भी आपको देखना है कि किस लिए सलाह मांगी है राष्ट्रपति जी ने। और वो तमिलनाडु में जो सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नर है, उनके द्वारा बहुत सारे क्या किए जा रहे थे, गवर्नर के द्वारा बहुत सारे अधिनियम को अपने पास सुरक्षित रखा जा रहा था, मतलब पास नहीं होने दे रहा था गवर्नर, जो राज्यपाल है वहाँ के तमिलनाडु के। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खुद उठा के वो जितने भी विधेयक थे उनको क्या कर दिया, पास कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे केंद्र के लोग जो थे वो थोड़ा नाराज हुए। तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति काम करती हैं किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद की सलाह पर। तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की सॉरी भारतीय सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ से बहुत लंबी लिस्ट वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, तो वो उसका खुद का डिसीजन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू यूनियन मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75A(4)। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 75(4) के अंतर्गत जो ओथ दिलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी ऑफ यूनियन मिनिस्टर। तो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री परिषद जो होती है, उसके मंत्रियों को या फिर सदस्यों को ओथ शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति दिलाता है। और किस लिए दिलाता है, ऑफिस एंड सेक्रेसी, मतलब कि आपको प्राइवेसी रखनी पड़ेगी, आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। ये वाली शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज मेंशन्ड। एक और DPSP से क्वेश्चन आ गया है हमारा। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो सबसे इजी, और सबसे, क्योंकि इजी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और ये आर्टिकल 17 की तरह है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आप सभी को याद होगा। तो वैसे ही आर्टिकल 44 है जो हमेशा पूछा जाता है कि UCC जो होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 44। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी आप CGL के PYQ देखेंगे तो काफी बार ये रिपीट हुआ है, तो वो भी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको सब क्लॉज में पढ़ना है। जैसे कि आर्टिकल 19, इसकी सब क्लॉज पढ़ने हैं, जैसे 1A, 91A, 91B, 91C। तो 191C, फिर उसके बाद ऐसे, फिर C के बाद मैं बोलूँगा आपको 38 और 39 जो आर्टिकल है, 39 सॉरी, तो इसके भी सब क्लॉज आपको पढ़ने हैं। फिर वैसे ही 51A, जिसमें कि मूल अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकारों की सब क्लॉज को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो सब क्लॉज है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और थंबनेल में भी मैंने स्पेशली डाला है कि सब क्लॉज आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मौलिक कर्तव्य में डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशन सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको देश की रक्षा में योगदान देना पड़ेगा, या फिर देश को बचाने के लिए या फिर राष्ट्रीय सेवा में योगदान देना पड़ेगा। ये बोला गया है डी से डी से डिफेंडिंग डी से डिफेंडिंग। तो डी से याद रखना है आपको, डिफेंडिंग, आपको बचाव करने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है अगर कुछ कुछ भी ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है, भगवान न करे ऐसी कभी आए तो। लेकिन अगर आती है तो आपको भारतीय नागरिक होने के नाते अ, ये कर्तव्य है आपका कि आपको देश को बचाने के लिए या फिर सर्विस करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौलिक कर्तव्य है, याद रखना है आपको। और ऐसे ही इसको सब क्लॉज में 1 से लेकर 11 तक जितनी भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11 है ना मौलिक कर्तव्य, तो A से लेकर J और K तक, मतलब
51A, 51A से लेकर 51A के तक आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जे के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी 315 याद करने योग्य है नहीं है, क्योंकि ये आप सभी को पता होना चाहिए। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 315 में। विच ऑफ द इंडियन फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अब देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, तो मैं बता देता हूँ आर्टिकल जो 324 है ये आपका भाग 15 में है, भाग 14 में आपकी यूपीएससी है, ठीक है, भाग 14 में तो ये आपका हो गया, अरे यार सॉरी, क्या है ना, पेन नहीं है मेरे पास, तो ये भाग 14 और एक भाग 15, तो ये भाग 15 में जो है, भाग 15 में आपका इलेक्शन कमीशन है, और उसी के जस्ट पहले भाग जो 14 है आपका, तो उसमें क्या है आपका यूपीएससी है। तो भाग 14 की अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, जबकि 324 में किसका उल्लेख किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत भारत के, वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, जो मूल कर्तव्य है हमारे, वहां से एक और क्वेश्चन आया है। यहाँ पर पूछा है कि सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जरिंग वायलेंस, तो किस अनुच्छेद में या फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह मूल कर्तव्य दिया गया है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी की या फिर सार्वजनिक स्थलों की क्या करनी पड़ेगी? सेफ, मतलब सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, उनको बचाना पड़ेगा। अगर कोई टाइल्स निकाल के ले जा रहा है लाल किला का, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, और ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तो ये किस अनुच्छेद में है? 51 ए, 51 ए से लेकर 51 ए के तक आपको पूरे के पूरे मूल कर्तव्य हैं वो याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम लोग ये गलत करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपको एक मौका मिला है, अभी जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रख लेनी है। व्हाट स्पेसिफिक प्रोविजन कंसर्निंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आउटलाइंड इन, देखो ये बोल रहा है 59 में राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी चीज या फिर कौन सा प्रावधान किया गया है? तो 59 आप सभी को पता होगा कि ये, अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही काम की हो जाती है। सबसे पहले जब भी हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो क्या चीज़ें पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट है, हम उसकी नियुक्ति पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर पढ़ते हैं हम उसकी शक्तियाँ, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसका जो कार्यकाल है वो कितना है और किस अनुच्छेद में दिया गया है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि उसका निर्वाचन कैसे होता है, पहले निर्वाचन पढ़ते हैं फिर महाभियोग पढ़ते हैं। तो ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं ये हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। तो अब देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता है कि 59 में नहीं है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, महाभियोग भी नहीं है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो 52 से 53 में पावर्स ऑफ है ना प्रेसिडेंट, अगर मैं सही हूँ तो 52 में पावर है, मतलब सॉरी राष्ट्रपति का पद है, और शक्तियां हैं 53 में, नहीं 54 में, 53 में। फिर उसके बाद इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट के पहले इलेक्शन है, और 59 में उसकी सैलरी और प्रिविलेज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विस रूल्ड टू सर्टेन मजिस्ट्रेट, तो राज्यपाल जो है वो न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों के लिए किस अनुच्छेद में विस्तारित कर सकते हैं? तो इसका आंसर 237 है। ऐसे क्वेश्चंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे बिल्कुल मतलब आपको छोड़ देने चाहिए, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि सच में आपने नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा डीप पूछा हुआ है, तो अभी तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए, अभी तो आपको पढ़ना है, बट एग्जाम हॉल में कुछ ऐसी चीज पूछ ली जाए, तो आपको ये मान के चलना है कि वो क्वेश्चन किसी पे भी नहीं बनेगा, और जब वो किसी से भी नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और नेगेटिव मार्किंग बढ़ने से आपको बहुत बड़ा खतरा होता है। तो अभी आपको राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसे सोचो कि कोई ऐसा आर्टिकल आ जाए राज्यपाल से संबंधित जो कभी आपने सुना भी नहीं, तो क्या वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, छोड़ दो बिल्कुल, उससे कुछ नहीं होगा, 100 में से एक क्वेश्चन छूट जाएगा जो आप पे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती से भी आपको तुक्के नहीं मारने हैं, अभी आपके पास मौका है तो आप पढ़ सकते हैं, तो आपके हाथ में है पढ़ना, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसा भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, अब देखिए यहाँ पर एडवोकेट जनरल की बात हो रही है, ठीक है,
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मतलब राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 165। अब आपको बताना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वह भारत का जो क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो उसको किस अनुच्छेद में, क्या अपॉइंटमेंट उसकी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये आपको कमेंट करके बताना, जल्दी से कमेंट करके बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा किससे, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को सिटीजनशिप से संबंधित लॉ या अधिनियम बनाने का की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 11 है। हमेशा जो आखिरी वाले आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो संसद को शक्ति देते हैं, किसके लिए, किसी भी संविधान संशोधन के लिए। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, सॉरी रिलीजन। तो आर्टिकल 25 जो है वो बोलता है कि भारत के किसी भी नागरिक को, क्या भारत के किसी भी नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसे अपनाने या फिर उसे फैलाने से कोई भी किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और 25, 26, 27, 28 ये चार आर्टिकल्स हैं जो कि 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल किससे हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता देने का काम करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ यूनियन यूपीएससी टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट एनुअली। अब देखिए, जब भी किसी भी अनुच्छेद का या फिर किसी भी अ, आयोग से संबंधित आखिरी अनुच्छेद होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी भाग का आखिरी अनुच्छेद हमेशा ये होता है कि संसद को शक्ति देता है उस भाग में संशोधन करने की। वैसे ही अगर किसी आयोग की बात हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करूँ बात कैग की, कैग भी एक संवैधानिक आयोग है ना? तो जब भी किसी आयोग की बात होती है तो उस आयोग का जो आखिरी अनुच्छेद होता है, उस भाग के आखिरी अनुच्छेद में हमेशा ये बात होती है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। मतलब रिपोर्ट सौंपने की बात जब भी आती है तो आपको उस भाग के आखिरी अनुच्छेद को देखना है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि अनुच्छेद जो भाग 14 है वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 311 12 से लेके 323 तक है। और 324 जो है वो आपका दूसरा भाग शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 323। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 323 किससे संबंधित है, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर स्टेट टू मेक लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन है, और सही में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं डीपीएसपी के अभी तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं रट लीजिए बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल छोड़िए मत। तो क्वेश्चन 49 इसका आंसर होगा, आर्टिकल 49। इसमें बोला गया है कि राज्य राज्य क्या करेगा, गाइडलाइन जारी करेगा कि लोग मॉन्यूमेंट्स की या फिर जो स्मारक है, हमारे देश के धरोहर है, उनके संरक्षण की बात कौन करेगी, संसद करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी बताया था आर्टिकल 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये बोलता है कि इसके अंतर्गत जितने भी संशोधन होंगे उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसके अंदर पहले तो आप सभी को पता है 104 में किसके प्रावधान किए गए हैं, भारत और उसकी राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें अब मतलब ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं, एफआर नहीं हो सकता है, इमरजेंसी नहीं हो सकता है, फाइनेंशियल पावर नहीं हो सकता है, तो बस सी इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब इसमें पूछा गया है कि विच शेड्यूल एंड आर्टिकल कंटेन द नेम्स एंड एक्सटेंड ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल, 1 से 4 के बीच में। तो वो वाली जो टेबल टेबल मैंने आपको बोली थी, मैं उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा, जिससे आपको क्या रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके उसको एक पेज पर लिखकर अपने सामने टेबल के सामने आपको चिपकाना है। और जब भी आपको टाइम मिले, फ्री रहें आप, तो वो आपको क्या करना है, रिकॉल करनी है। उससे आपको जो ये वाली सिस्टम, ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी कि फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल भी आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर शेड्यूल गलत लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ठीक है। बट अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, मतलब कैग की बात हुई है यहाँ पर। तो 148 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये फिर से। तो इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। और 47 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्योंकि कम कम दिनों में ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुआ था,
5 से 21 जून के बीच में एग्जाम हुआ था, तो इतने क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं यहाँ पर। लेकिन जो यूजी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बताइए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के एनटीपीसी में जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके लिए मैं एक वीडियो ला सकता हूँ। वो आपको बस कमेंट करके बताना है। कमेंट करे करते हो आप तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ उससे। तो ये जरूर करें, आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक पूरा 1 या 2 पार्ट में वीडियो ले आऊँगा, जिससे आपके आर्टिकल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएँगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 ए तक सारे आर्टिकल याद रखने हैं। पार्ट 1 में क्या है? भारत और इसके राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। और पार्ट 4 में क्या है आपका? डीपीएसपी है, ठीक है? यहाँ पर एफआर है, यहाँ पर आपका, आप सभी को पता है ना। फिर 4 ए में आपके मूल कर्तव्य हैं। तो ये तो आपकी मतलब कंपलसरी है, मतलब ये आपको करनी ही करनी है। 1 से लेके 151 ए तक, सॉरी 1 से लेके 51 ए तक जितने भी आर्टिकल हैं सब क्लॉज के साथ में ये रट लेने हैं आपको। प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में सब नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हमको। तो पार्लियामेंट में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 75 हो गया, या फिर 112 हो गया, या फिर आपका 107 108 हो गया। फिर इसके बाद अनुच्छेद 123 हो गया, जिसमें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है प्रेसिडेंट की। फिर सुप्रीम कोर्ट से, फिर गवर्नर हो गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हो गए आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है अनुच्छेद 124 में, तो वो होगी। फिर यहाँ पर पार्ट 9, मतलब कि जो आपका पार्ट 9 है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। तो वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यूजी लेवल में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। तो उसका भी मैं वीडियो कोशिश करूंगा कि 100% मैं ला सकूं। और इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर पार्ट 14 15, जो मैंने पहले ही बताया, यूपीएससी और आपका क्या, इलेक्शन कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लैंग्वेज, ये मतलब नया टॉपिक है। ये टॉपिक्स तो आप सभी को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है ये नया टॉपिक है, और यहाँ से ये नया इमर्जिंग टॉपिक है। मतलब ये पहले नहीं पूछे जाते थे यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन इस बार देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल सके। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदाई। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। उससे थोड़ा सा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं नए वीडियोस लाने के लिए थोड़ा सा आतुर हो जाता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट। और अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक और कुछ चीज़ सुधारनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।